तो आज हम शुरुआत यहाँ से करेंगे। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सर्कुलर पाथ होता है। अगर v और v परपेंडिकुलर हों, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो जो पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाता है। बट एक तो होता है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है और उसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और एक केस होता है कि बाहर से एंट्री ले रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। कल जैसे हम जितने सवाल कर रहे थे, क्या सब में बाहर से एंट्री हो रही थी, है ना? जितने भी सवाल थे सब में बाहर से एंट्री थी। तो आज इसे एक हेडिंग बना के डालिए, एक्सटर्नल एंट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, एक्सटर्नल एंट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल एंट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा आज का टॉपिक पहला। देखिए क्या मतलब है इसका कि फील्ड है, एक इलाके में है, लेकिन आप उसमें कहीं से एंटर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि ये मैंने एक लाइन लगा दी और इसके इधर तो b नॉन जीरो है, लेकिन इसके इधर b जीरो है, और सपोज इसमें क्रॉस लगा रखे हैं। सपोज इसमें क्रॉस लगा रखें कि b इस तरह से है। क्रॉस लगाने का तो ये फायदा है कि आप बोर्ड के प्लेन में कैसे भी वेलोसिटी दो, परपेंडिकुलर रहेगा b और v, ठीक है। मान लो पहला केस में लूं, मैंने इसको यूं एंट्री दी विथ सम वेलोसिटी v, ये जो पार्टिकल आ रहा है इसका चार्ज q है और मास m है, और इस लाइन के साथ थीटा एंगल पे, इस लाइन के साथ थीटा एंगल पे। तो पहले तो यूं बताओ किधर इस पे फोर्स लगेगा, एंट्री होते ही इस पे फोर्स किधर लगेगा? Q इंटू वी क्रॉस बी करके। क्यों पॉजिटिव है? मैंने माना कि चार्ज पॉजिटिव है। हाँ जी, किधर लगेगा? V उधर B अंदर। राइट हैंड में अगर करूं, देखो मेरे हाथ की तरफ देखिए, V क्रॉस B अंदर जाएगा तो क्या फोर्स इधर आ गया? समझ आया आपको? रिपीट करने का। जैसे ये पार्टिकल इसमें एंटर करेगा, आप बताओ फोर्स किधर लगेगा पार्टिकल पे, ये पूछ रहा हूं मैं। जैसे ये पार्टिकल एंटर करेगा, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? देखिए V इधर है, B अंदर है, तो मैं हाथ को यूं रखूं, यूं घुमाऊं तो अंगूठा इस साइड आ गया। तो बताओ क्या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपको समझ आ रही है क्या? यस। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा लगता वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, तो ये इधर लग रहा होगा। आज हम ये पार्ट फिनिश कर रहे होंगे, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपका जो अगले टेस्ट का सिलेबस है, पहला टॉपिक उसका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हम पीछे ही पढ़ चुके थे। बाहर मैग्नेट की फील्ड लाइन, एक सर्कुलर वायर के अलोंग, एक स्ट्रेट वायर के अलोंग, हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है मैग्नेटिक मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो आज फिनिश होगा। उसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा करंट कैरिंग वायर पे फोर्स, वो नेक्स्ट टाइम होगा। लेकिन आज पहले मोशन वाला काम पूरा कर रहे हैं। तो इस पे फोर्स इधर है, तो असल में जो इसका सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये यूं एक छोटा सा पार्ट एक सर्कल का बन पाएगा, बस इतना सा पार्ट। और जब ये बाहर निकलेगा तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड v ही होगी या अलग होगी? सर अलग होगी। अलग तो बिल्कुल नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन नहीं, स्पीड का तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, सेम होगी। तो अगर ये v स्पीड से एंटर कर रहे हैं तो v स्पीड से ही बाहर निकलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड चेंज नहीं करते।
अगर ये थीटा एंगल पे एंटर करता है तो बाई सिमेट्री इतने पे ही बाहर निकलेगा। और अब अगर आप वी क्रॉस बी करोगे तो वी क्रॉस बी इधर आएगा, वी क्रॉस बी इस पे इधर आएगा, यानी कि ये जो फोर्स है ये इस साइड में लगेगा एफ मैग्नेटिक। दोनों फोर्सेस जहां जाके कट करेंगे वो दरअसल इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। इसके रेडियस में अभी भी कोई डाउट नहीं है, इसका रेडियस अभी भी वही रहेगा जो पूरे सर्कल का होता है, एम बी अपॉन क्यू बी। फर्क एक चीज में आ जाएगा, मान लो t इक्वल टू 0 पे इसने एंट्री ली है और ये t इक्वल टू टी नोट टाइम पे बाहर आया, तो इस बार जो टी नोट है वो लेस देन कैपिटल T होगा, वेयर t इज 2 पाई m अपॉन क्यू बी, है ना, क्योंकि पूरा चक्कर ही नहीं हुआ तो पूरे चक्कर जितना टाइम भी नहीं लगेगा। तो बात यह है कि टी नोट कितना होगा, टी नोट कितना होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टी नोट निकालना बड़ा आसान है। कैसे, आप पहले सेंटर पे कितना एंगल इसने बनाया है वो निकाल लो, सेंटर पे कितना एंगल इसने बनाया है वो निकाल लो। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना बचा, ये 90 माइनस पूरा 180 होता है, 180 में से 90 तो ये गया, 90 बचा उसमें थीटा, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, ये कितना बचा 90 माइनस थीटा उधर से 90 माइनस, तो इन दोनों का सम हो गया 180 माइनस 2 थीटा, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना बचा, ये थीटा 2 थीटा। 180 में से 180 माइनस 2 थीटा आपने घटाया तो ये कितना बचा 2 थीटा। ठीक है, अब आप चाहे यूनिटरी मेथड लगा दो और चाहे डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना हो, देखो 2 थीटा ये है, आर रेडियस है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का आपको याद होगा रेडियस इनटू सेंट्रल एंगल, है ना, टी नोट। अगर आप इस तरह से निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड सेम है, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है, इस तरह निकालें तो ये टाइम आ गया 2 थीटा इंटू आर अपॉन स्पीड है v, और आर की जगह आपने रखा एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, और एक v से ये v गया, तो जो टी नोट आया वो आपका आ गया 2 थीटा इंटू एम अपॉन क्यू बी। हाँ जी भाई बताओ, क्लियर हुआ ये? ठीक है, या फिर आप यूनिटरी मेथड से, अगर सेंटर पे पूरा 2 पाई एंगल होता तो एक चक्कर होता, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, अगर सेंटर पे पूरा 2 पाई एंगल होता तो टाइम लगता पूरा t, वो t कितना है ये है। सेंटर पे यूनिट एंगल होता तो टाइम लगता t अपॉन 2 पाई, सेंटर पे एंगल कितना है 2 थीटा, तो अभी जो टाइम लगेगा वो लगेगा t अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा, यानी कि जो मेरा टी नोट आया t 2 पाई एम अपॉन क्यू बी अपॉन 2 पाई इंटू 2 थीटा, 2 पाई से 2 पाई गया, और ये वही आ गया 2 थीटा इंटू एम अपॉन क्यू बी। आप बताओ ये दोनों टाइम निकालने आ गए, कितनी देर ये फील्ड में घूमे दोनों तरीके से? तो भाई नोट कीजिए अब, और एक केस ये हो गया इसके अंदर, फिर दूसरा पार्ट लेते हैं, फिर तीसरा पार्ट, इस तरह से हम बढ़ेंगे। हेडिंग क्या थी? हेडिंग क्या थी? एक्सटर्नल एंट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, शायद ये एंट्री थी, शायद, हाँ, एक्सटर्नल एंट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी एंट्री थी, एंट्री नहीं थी, इसकी हेडिंग थी। इसका दोबारा बताऊं? यस सर, आई थोड़ा लेटर सेकंड वाला बता। अरे क्या कह रहे हो, हेडिंग दोबारा बोलूं क्या? यस सर।
एक्सटर्नल एंट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, ये लो यार इतनी बार बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल एंट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। पहला केस आ गया इसका समझ, नंबर 1। यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सर्कल बड़ा करवाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सर्कल पूरा ही हो जाए किसी तरह, बाहर से एंट्री करके देख रहे हैं कि पूरा हो भी सकता है कि नहीं। मान लो ये जो लाइन है वो मैंने ऐसे ले ली, नीचे तो B 0 है और ऊपर वही B नॉन जीरो, और ये क्रॉस्ड फील्ड है, पूरे इलाके में क्रॉस्ड फील्ड है। फिर से मैं एक चार्ज पार्टिकल की एंट्री देता हूं इधर से, यूं विथ सम वेलोसिटी v, चार्ज है q, m, q पॉजिटिव है, और माना मैंने कि ये वाला एंगल इस बार थीटा है, इधर वाला एंगल थीटा है। बताओ फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b, इस साइड गया, v क्रॉस b इस साइड, ठीक है। फोर्स इधर लगेगा इसके परपेंडिकुलर, तो ये इधर की तरफ मुड़ेगा, और ये जो है ना इस तरह का पाथ करके और बिल्कुल ऐसे निकलेगा बाहर। तो बताओ जब बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, सेम होगी अलग होगी? सेम होगी, और इवन बाई सिमेट्री एंगल भी सेम होगा। उधर थीटा से एंटर करता है तो इधर भी थीटा से ही बाहर निकलेगा। तो पिछली बार से बड़ा सर्कल हो गया। क्या ये सर्कल पूरा होगा कि नहीं इस बार? पूरा तो नहीं होगा। अब देखो मैं सेंटर ढूंढता हूँ। यहां मैंने देखा तो फोर्स इधर लगेगा इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और जब वो बाहर निकलने वाला होगा तो फोर्स उधर लगेगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये दोनों फोर्सेस की लाइन आप आगे बढ़ा दीजिए। फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो दरअसल ये हो गया सर्कल का सेंटर, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर हो गया, रेडियस हुई है r, और t इक्वल टू 0 पे इसने एंट्री ली है, तो t इक्वल टू t0 पे ये बाहर आना है। रेडियस अगेन सेम mv अपॉन qb, और टाइम पीरियड यह हमें देखना है कितना होगा, t से तो कम होगा। हाँ जी, क्लियर तो हो रहा है ना ये? यस सर। ठीक है, अब देखो इस बार टी नोट कैसे निकाले। फिर वही बात है, सेंटर पे कौन सा एंगल है? ये नहीं है, कभी सोचो ये है, ये नहीं है सेंटर पे एंगल, -2 तक इसका ये एंगल है, ये एंगल है, ये इतना बड़ा एंगल है इसका सेंटर पे, इतना बड़ा एंगल है सेंटर पे। ये थीटा थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये ओनली कितना बचा? 2 थीटा। तो जो ऊपर वाला बचेगा रेडियन में चलना है, तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। अगर 2 पाई एंगल कवर किया होता तो टाइम पीरियड होता t, यूनिट एंगल कवर किया होता तो टाइम लगा होता t बाई 2 पाई, और इन्होंने फिलहाल एंगल कवर किया है 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो जो टाइम लगेगा दैट विल बी t अपॉन 2 पाई और इंटू 2 पाई माइनस 2 थीटा। यानी कि जो मेरा t नॉट आया, t की वैल्यू में रखूंगा तो ये तो बाहर रह गया 2 पाई माइनस 2 थीटा, और t की वैल्यू में रखूंगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, तो 2 पाई से 2 पाई कटा और ये आ गया m अपॉन क्यू बी। पिछली बार से बड़ा सर्कल हो गया, लेकिन पूरा अभी भी नहीं हुआ।
हमें बताओ, समझ आ गया? यस सर। इसके अकॉर्डिंग तो हम जिस सेक्टर से एंट्री करवा रहे हो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या 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 सर जिस एंगल से हम एंट्री करवा रहे हैं वो 90 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो 90 से बड़ा नहीं हो सकता। देखो ये तो आप उधर से लेके जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तो मैंने पिछला पार्ट लिया था। सपोज मैं इसमें यू एंट्री करवाऊं तो एंगल 90 से तो बड़ा हो गया। सर फिर वो दूसरी साइड वाला तो एक ही बात है, वो तो आप किस साइड देख रहे हो। फिर वो सर्कल छोटा बन के यूं आना है इस तरह से, ठीक है ना। वो तो आपके ऊपर है किस साइड से आप एंगल देख रहे हो, उसी तरह से होगा, ठीक है। अब बात ये है, मेरा सवाल ये है कि क्या आप बाहर से इस तरह एंट्री करवा सकते हैं कि सर्कल कंप्लीट हो जाए बस? देखो मैं उधर से एंट्री करवाता हूं तो बहुत छोटा सर्कल बनेगा, इधर से एंट्री करवाता हूं इधर से तो बड़ा सर्कल बना। आप इधर वाले थीटा को जितना कम करेंगे, इधर वाले थीटा को जितना कम करेंगे, सर्कल उतना ही ज्यादा होता जाएगा। यस सर। है ना। पूरा सर्कल करने के लिए थीटा 0 कर दो, फिर उसमें दिक्कत क्या है? पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाएगी, वो एंट्री नहीं होगी। पैरेलल हो जाएगा, वो एंट्री नहीं होगी। अरे फिर आप यूं घूमोगे बार बार, यूं घूम रहे होंगे बार, एंट्री हो ही नहीं पाएगी। हाँ एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर आपको एंट्री लेनी है तो कुछ तो थीटा रखना होगा, और कुछ थीटा रखोगे तो उसी पे बाहर आओगे। यानी कि इसमें लिख दो कि फॉर एक्सटर्नल एंट्री सर्कल कैन नेवर बी कंप्लीटेड। फॉर एक्सटर्नल एंट्री सर्कल कैन नेवर बी कंप्लीटेड। एक्सटर्नल एंट्री के लिए सर्कल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। फॉर एक्सटर्नल एंट्री सर्कल कैन नेवर बी कंप्लीटेड, ठीक है। जैसे इस पे एक सवाल लेता हूं मैं। आपको ये दो पैरेलल लाइंस दी हैं, इनके बीच का सेपरेशन है d, और बस इस इलाके में एक यूनिफॉर्म b है। इससे बाहर भी 0 है और इससे बाहर, इससे पहले भी b 0 है। यहां से आपने एक एंट्री ली, चार्ज q मास m, स्पीड है u। ये वाली साइड है साइड नंबर 1 एंड ये वाली साइड है साइड नंबर 2। ये Q जो है ये पॉजिटिव है, कुछ ना दे रखा हो तो अपना पॉजिटिव मान लिया करो। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ U so that the particle does not come out of side 2। ये हमारा सवाल है कि साइड 2 से पार्टिकल बाहर ना निकले, इसके लिए U की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि साइड 2 से पार्टिकल बाहर ना निकले। देखो आप कम स्पीड देंगे तो ये यूं ही मुड़ लेगा, V क्रॉस भी इधर आएगा। थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे ये यूं जाएगा, थोड़ी और स्पीड बढ़ाएंगे ये यूं जाएगा। लास्ट से लास्ट केस कौन सा हो सकता है कि ये 2 से क्रॉस ना करे?
कि आप इतनी स्पीड कर दें, करता है सर। आखिरी केस ये बनेगा कि आप इतनी स्पीड कर दें कि बस ये जस्ट यूं टच होके और यूं मुड़ के और बाहर है। ये लाइन है तो ऊपर तक जा रही है, इधर से बाहर है। यानी कि इस वाले केस में जो आप स्पीड देंगे वो आपकी होगी यू मैक्स। और अगर आपने इससे भी ज्यादा कर दी तो फिर तो ये यहां से निकल जाएगा कहीं बाहर। यस। तो जिस केस में आप यू मैक्स लेते हैं उस केस में जो रेडियस बनेगा, रेडियस कितना बनेगा बताओ? डी। उस केस में जो रेडियस बनेगा वो डी है। तो डायरेक्ट ही तो सॉल्यूशन है। आर जो मैक्स हो सकता है हमारा दैट इज डी। आर मैक्स होगा m इंटू वी मैक्स अपॉन क्यू बी एंड दिस इज डी। सो वी मैक्स इज कमिंग आउट टू बी क्यू बी डी अपॉन m। वी मैक्स इज कमिंग आउट टू बी क्यू बी डी अपॉन m। ये आपका वी मैक्स आ गया। चलो ये बाहर से एंट्री वाली चीजें समझ आ गई? यस सर। ठीक है। यस सर। अब चलते हैं सर्कुलर पाथ के अलावा किसी और चीज पे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रुको सर एक सेकंड सर, रुको। हाँ कोई नहीं, आप बना लो, मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ। चलो आप एक बार ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भी नोट? यस सर। तो जो अगली हमारी हेडिंग है दैट इज हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हेलिकल मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हेलिक्स मतलब एक स्प्रिंग टाइप पाथ, स्प्रिंग जैसी होती है ना उस तरह का कोई पाथ हो उसे कहते हैं हेलिक्स। तो ये हेलिकल मोशन कब हो पाएगा? देखिए हम एक दो चीजें देख चुके। अगर मान लो वेलोसिटी और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो पाथ कैसा होता है? बताओ भाई बताओ। स्ट्रेट। एक बार रिपीट कर। अगर v और b के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट। अगर v और b के बीच का एंगल 180 डिग्री हो तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट। तब भी कोई फोर्स नहीं मिलेगा। अगर v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो पाथ कैसा होता है? सर्कुलर, है ना? सर्कुलर। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और एंगल है, मतलब ना 0 है ना 90 है ना 180 है, तो उसे बोलते हैं ऑब्लिक एंट्री। उसे बोल देते हैं ऑब्लिक एंट्री। जैसे आ जाए कि भाई एक्यूट एंगल है तो ना तो 0 है ना 90 है, इस तरह का कुछ है। जैसे मान लो बी आपको दिया गया है इस डायरेक्शन में, बी आपको इस डायरेक्शन में दिया गया है और ये यूनिफॉर्म है। बी इस डायरेक्शन में दिया गया है और ये यूनिफॉर्म है और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं
इस तरह से। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि b और v के बीच का जो एंगल है, b और पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है थीटा, वो मैंने कुछ भी एक्यूट ले लिया। एक्यूट का मतलब ना 0 है ना 90 डिग्री, उसके बीच का कुछ है। अब देखें हम कि पाथ कैसा होना है। चार्ज q मास m और q मैंने माना कि q पॉजिटिव है। हाँ जी, समझ आ गया कौन सा केस हम ले रहे हैं, क्या सिचुएशन ले रहे हैं? यस सर। ठीक है। अब इस केस में देखो, अब क्या करो, वेलोसिटी के दो टुकड़े कर लो। इधर थीटा वाली साइड कंपोनेंट क्या बनेगा? v cos थीटा। v cos थीटा, और इधर v sin थीटा। v sin थीटा। अब मैं दो मोशन देखूं अलग अलग। v sin थीटा जो है, v sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है b के। v sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर आ रहा है b के, दिख रहा है ये? ठीक है, परपेंडिकुलर है तो इसके कारण पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। और सर्कल भी कैसा? v sin थीटा क्रॉस b करोगे तो उसका सेंटर अंदर होगा। v sin थीटा क्रॉस b सेंटर अंदर, यानी कि एक तो बनेगा यूं सर्कल। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? m इंटू वी नहीं, v sin थीटा बाई क्यू बी। और इस सर्कल का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। लेकिन इसमें एक और भी तो वेलोसिटी है। v cos थीटा के ऊपर फोर्स कितना लगेगा? 0, क्योंकि v cos थीटा और b के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये पैरेलल है। तो इसका मतलब इसकी वजह से पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। तो साथ में ये v cos थीटा से आगे भी चलता रहेगा लगातार। तो इन दोनों का जो सम बनेगा वो एक हेलिक्स बन जाएगा। वो होता है पाथ हेलिकल। कैसे हेलिक्स बनेगा? यूं गया, यूं गया, यूं गया, समझ रहे हो? क्या ये पाथ समझ आ गया है? v sin थीटा तो इसे सर्कल में घुमा रहा है, लेकिन जो v cos थीटा वो आगे लेके जा रहा है। ये बना एक हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच। ये बन गया एक हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच। पिच क्या है अब इसमें ये सुनो। इस हेलिक्स का रेडियस तो ये है r, जो हम ऊपर देख चुके हैं, mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। पिच का मतलब है दो परपेंडिकुलर दो पैरेलल सर्कल्स के बीच की दूरी, इसे बोलेंगे पिच। पिच कितनी होगी बताओ? और ये यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये हर बार सेम है। पिच क्या है सर? पिच मैंने ये बता दिया क्या है, दो सर्कल्स के बीच की दूरी। जितनी देर में एक सर्कल पूरा करेगा, इतनी देर में कितना आगे गया, वो पिच है। तो पिच कितनी होगी बताओ? सर्कल पूरा कितनी देर में हो रहा है? टी टाइम में। और आगे जाने की स्पीड कांस्टेंट है, कितनी है? v cos थीटा। तो पिच आपकी होगी v cos थीटा इंटू टी। और क्योंकि v cos थीटा बदल नहीं रही, क्योंकि v cos थीटा की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए जो पिच है वो कांस्टेंट है, वो पिच है वो यूनिफॉर्म है। ये आपकी पिच होगी। बताओ भाई ये हेलिक्स कैसे बना, समझ आया? यस। ठीक है। अब आप मुझे इसमें दो बातें बताएंगे। एक पार्टिकल स्टार्ट करता है मूव करना इसी के अंदर। एक तो आपको ये बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन टाइम टी, इन टाइम इंटरवल टी, पूरे एक टाइम इंटरवल टी में। एक तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, और एक डिस्टेंस कितना हुआ पार्टिकल का। ये दो बातें आपको बतानी है। यस सर। बताओ तो।
हाँ जी बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले तो। डिस्प्लेसमेंट जैसे यहां से अगर ये स्टार्ट हुआ तो एक सर्कल जब पूरा होगा तो ये इतना आगे गया, यहाँ ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स से वाई तक का आपको आंसर देना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो पिच ही है, डिस्प्लेसमेंट तो आपकी टी टाइम में पिच के बराबर होगी। ठीक है, अब बात आती है डिस्टेंस की। v into 2 pi m upon QB। यार वो कैसे? स्पीड इनटू टाइम करते हैं। ठीक है, पहली बात, क्या वो डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये एक सर्कल है क्या? अगर वो वहीं पे कंप्लीट होता तो सर्कल होता, ये आगे भी चला गया तो क्या थोड़ी ज्यादा लेंथ नहीं होगी? यस दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 2 पाई आर। दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 2 पाई आर। अगर ये 2 पाई आर ही होता, अगर ये 2 पाई आर ही होता तो ये होता 2 पाई इंटू आर। आर कितना है? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। लेकिन ये डिस्टेंस इससे बड़ा मिलेगा क्योंकि ये टेढ़ा भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, बड़ा मिलेगा। तो अभी एक बच्चे ने बता भी दिया, सही बताया है। देखो, आप मैथमेटिकली सोचोगे, ज्योमेट्रिकली सोचोगे, मुश्किल होगा, पता नहीं कैसी फिगर है, क्या है, कैसे हम इसका सर्कमफेरेंस निकालें। फिजिक्स के हिसाब से सोचना बड़ा आसान है। हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी स्पीड चेंज नहीं होगी, कभी भी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो इसका ये मतलब है, अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो उसकी v है और टाइम आपको दिया गया है t, तो v इंटू टी। तो v t आपका होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी और इंटू v। ये होगा डिस्टेंस, डायरेक्ट फिजिक्स के फॉर्मूले से आ रहे हैं। अब आप ये बताओ, ये इससे बड़ा है कि नहीं? ये जो चीज है ये इससे बड़ी है कि नहीं 2 पाई आर से? यस सर। कैसे? 2 पाई आर में एक साइन थीटा और आ गया, और साइन थीटा हमेशा एक से छोटा होता है, तो वो चीज तो छोटी मिलेगी। हाँ, तो ये बताओ, मोशन देखना आ गया इसमें? यस सर। ठीक है, कर लो, नोट कर लो अगर नहीं हुआ है तो। हो गया सर। हो गया है तो इस पे मैं एक दो सवाल पूछता हूं, एक दो सवाल। पहला सवाल मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा, आप लिख लेना। मेरी आवाज क्लियरली समझ आ रही है आज फोन पे? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सुने, पहला सवाल आप लिखें, ए पार्टिकल is moving in a uniform magnetic field. A particle is moving in a uniform magnetic field with its velocity making an acute angle with magnetic field. With its velocity making an acute angle with magnetic field. इसकी वेलोसिटी ने एक acute angle बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है भाई। The path of the particle is
पाथ ऑफ द पार्टिकल इज, 4 ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन स्ट्रेट, पहला ऑप्शन स्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन सर्कुलर, तीसरा ऑप्शन लिखिए हेलिक्स, HELIX, हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच, चौथा ऑप्शन लिखिए हेलिक्स विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। क्या आंसर है? सी। सी। ये तो यही हो गया जो अभी किया था, और ये आंसर है इसका हेलिक्स विद यूनिफॉर्म पिच। ठीक है ना, इसको तो डायरेक्ट अपना टिक करो। इसके नीचे लिखो, अब इसी का सेकंड पार्ट में दे रहा हूं। ये तो हो गया इसका। अब लिखो, हो गया ना, समझ आ गया तो सभी को? यस सर। इन द अबव क्वेश्चन if a uniform electric field if a uniform electric field is also present parallel to the magnetic field, then answer the question. Then answer the question. Helicks with non-uniform pitch. हाँ, डी। अब अगर आप इस सवाल पे चलोगे तो इस सवाल में इधर की तरफ एक और फील्ड लगा रखा है, और जो मैंने बोल दिया कौन सा फील्ड है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी यूनिफॉर्म है। एक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और वो भी यूनिफॉर्म है। तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, चार्ज पॉजिटिव माना था हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो फील्ड की डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, जिससे क्या होगा, इसकी स्पीड यहां तो थी v, कितनी थी आगे की तरफ, v cos थीटा, लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा तो उधर एक फोर्स लगता जा रहा है, तो ये वाली स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? बढ़ेगी ना। तो अगली बार टी टाइम में थोड़ी और दूर पहुंच जाएगा, अगली बार टी टाइम में और दूर, तो ये जो अगली पिच बनेगी ये यहां ना बनके थोड़ी दूर जानी पड़ेगी, और ये इस तरह का हो जाना है। समझ आ रहा है? क्योंकि यहां इसकी स्पीड v cos थीटा से ज्यादा हो चुकी है, तो ये पिच बड़ी होगी। अगली बार देखोगे तो ये पिच और v बड़ी हो जाएगी, और ये इस तरह का पाथ चलेगा। रेडियस में फर्क जो है वो है नहीं है, लेकिन पिच में तो फर्क पड़ता ही चलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये हेलिक्स शेप आएगी, रेडियस कुछ भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, लेकिन पिच जो है वो बढ़ती चलेगी। समझ आ गया है? ठीक है। अब उधर जाने से v बढ़ रहा है, तो हो सकता है रेडियस भी बढ़ता चले, क्योंकि रेडियस के फॉर्मूले में v आने लग रहा है। तो रहेगा तो पाथ हेलिकली, चाहे वो बड़े हेलिक्स बनते चले, चाहे बड़े सर्कल बने, लेकिन उनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो इसका आंसर आपका हो गया। और चाहो तो ये डायग्राम बना के दिखा सकते हो, भाई इस तरह का डायग्राम आ जाएगा इसमें। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो? क्या हुआ, आपने अटेंड नहीं किया क्या? लिखा नहीं, मैं कर रहा हूँ, दूसरे फोन से कर रहा हूँ। एक्चुअली जो ठीक सा अच्छे वाला फोन है वो तो आपको दे रखा आज, जिसमें लाइव क्लास चल रही है। दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, शाम तक भेज भी दूंगा आपको, लेकिन अब देखते चले, लेकिन थोड़ा सा और बचा है अभी। आज हम मोशन वाला पार्ट पूरा कर रहे हैं ताकि कल से फोर्स ऑन कंडक्टर हम पढ़ पाए।
ठीक है, हो गया भाई, नोट हो गया, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज किसने बताया था? चार्ज अपॉन मास। मिलिकन। ना, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने ही चार्ज अपॉन मास बताया था, QM। मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके उसका चार्ज निकाल दिया था, और जिससे फिर QM पहले ही पता था, तो फिर मास पता लग गया। तो हम क्यों इन चीजों पे गए हैं, तो पहले मैं एक टॉपिक पढ़ाऊं आपको, फिर उस पर जा रहे होंगे। तो मोशन के ऊपर ये टॉपिक है, और आप हेडिंग डालिए वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी फिल्टर भी बोल देते हैं इसे, मैं नाम यूज कर रहा हूं वेलोसिटी सेलेक्टर। देखो, मान लो अगर आप दो प्लेट लें, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक पे मैंने दे दिया नेगेटिव चार्ज, तो बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मुझे यहाँ पे ये दिया गया है, बस ये सामने एक होल है, मुझे यहाँ से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए। अगर आप अलग अलग वेलोसिटी के पार्टिकल्स फेंक रहे हो और उनमें से एक वेलोसिटी के पार्टिकल छट के आ जाएं, तो उसको क्या नाम देंगे हम ऐसी डिवाइस को? वेलोसिटी सेलेक्टर। मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से चार्ज पार्टिकल्स थ्रो कर रहा हूं, चार्ज पार्टिकल्स ऑफ वेरियस वेलोसिटीज। और मुझे यहां से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल बाहर चाहिए, V0 वाले। कुछ ऊपर मुड़ गए हों, कुछ नीचे मुड़ गए हों, मुझे खाली V0 वाले बाहर चाहिए। तो ये ऐसी डिवाइस को हम बोलेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। अब ये कैसे काम करेगा वो देखते हैं। आपने एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है ऊपर से नीचे की तरफ, एक आपने मान लो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है अंदर की तरफ, B। मतलब एक ऐसी व्यवस्था आपने कर रखी है कि जो E है और जो B है उनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। E नीचे की तरफ है, B अंदर की तरफ है। अब मान लो यहां से कोई चार्ज एंट्री लेता है, उसका चार्ज है Q, उसका मास है M। मान लो Q पॉजिटिव है, सपोज, कैसा भी मान सकते हैं आप, सपोज मैंने Q पॉजिटिव माना। तो जैसे वो एंट्री लेगा, बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है कि फील्ड से अपोजिट? फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा नीचे, इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे। और आपको याद होगा F इलेक्ट्रिक होता है Q इंटू E। अगर एक Q चार्ज को E फील्ड में रखा जाए तो F इलेक्ट्रिक होता है Q इंटू E। मैग्नेटिक फोर्स आप देखिए V क्रॉस B से, V आगे है, वेलोसिटी आगे है, B अंदर है, तो V क्रॉस B किधर है? ऊपर। और चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर ही लगेगा, तो F मैग्नेटिक लगेगा ऊपर। कितना लगेगा ऊपर? कितना? बस Q इंटू VB। साइन 90 डिग्री होगा V और B के बीच का एंगल। V आगे है और B अंदर है, तो एंगल साइन 90 डिग्री 0 ना 1। तो मैग्नेटिक फोर्स आ गया QVB और इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया कितना? Q इंटू E। समझ आया? अब बताओ ये अनडिफ्लेक्टेड जो पार्टिकल गए हैं, जो सीधे निकल गए, वो कौन से गए होंगे? जिन पे दोनों फोर्स न्यूट्रल। न्यूट्रल, न्यूट्रल तो है ही नहीं, मैं कह रहा हूं चार्ज पार्टिकल फेंक रहा हूं। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैंने कब बताया? मैंने कहा पता नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, दुनिया भर की चीजें फेंक रहा हूं। अरे भाई इसका जवाब दो कि दो फोर्स लग रहे हैं तो सीधा कौन सा निकलेगा पार्टिकल? जिसपे दोनों फोर्स इक्वल होंगे।
आ रहा है समझ? Yes. अनडिफ्लेक्टेड निकले हैं, इसका मतलब एफ मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक। एफ मैग्नेटिक आपका है QVB और एफ इलेक्ट्रिक आपका है Q इंटू ई। Q से Q कैंसिल, तो जो V या V नॉट में कहूं जो सीधे निकले हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होगी? E बाई B। और इसमें खास बात क्या है, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ पार्टिकल। आप जी कोई सा ही पार्टिकल फेंक दो, कोई सा ही पार्टिकल फेंक दो, चाहे अल्फा पार्टिकल फेंक दो, चाहे प्रोटॉन फेंक दो, चाहे इलेक्ट्रॉन फेंक दो, अगर आपने E बाई बी मान लो 10 ले रखा है, E और B की वैल्यू 10 कर रखी है, तो 10 मीटर पर सेकंड से आप जी किसी पार्टिकल को फेंक लो, चार्ज पार्टिकल को, वो सारे सीधे ही जाएंगे, चाहे वो कैसा ही चार्ज हो, ना ऊपर मुड़ेगा ना नीचे। तो इस डिवाइस को बोलते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर। हाँ जी भाई, समझ आया? ठीक है। अब देखो जो ऊपर मुड़े हैं उनकी वेलोसिटी तो ज्यादा होगी E बाई बी से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो, और जो नीचे मुड़े हैं उनकी वेलोसिटी कम होगी E बाई बी से, अगर आप Q को कैसा मान रहे हैं? पॉजिटिव। क्यों? सुनो, ऊपर मुड़ा होगा, ऊपर की तरफ जो मुड़े हैं उनके लिए ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, तो QVB इज ग्रेटर देन QE। Q से Q कटेगा और साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने चार्ज कैसा माना है? पॉजिटिव। नेगेटिव मान लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव के केस में ऊपर वो पार्टिकल गए होंगे जिनका E बाई बी से वेलोसिटी ज्यादा है, नेगेटिव पार्टिकल के केस में ऊपर वो पार्टिकल गए होंगे जिनकी E बाई बी से वैल्यू कम है, और जिनकी E बाई बी है वो चीज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो तो सीधा निकलेगा। सिमिलरली नीचे ये वाली बात आ जाएगी। हाँ भाई बताओ, ये वेलोसिटी सेलेक्टर का क्या तरीका है, क्या काम है, समझ आ गया है? Yes, sir. अब मैं आपको बताता हूँ Yes, एक बड़ा ही ऐतिहासिक सा काम, अगर नोट नहीं हुआ है तो नोट कीजिए। जे थॉमसन ने किस तरह से वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज करके और हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी दी थी, उसका स्पेसिफिक चार्ज बताया था, उसका Q बाई M बताया था। मैं इलेक्ट्रॉन पे नहीं, मैं तो जनरल टॉपिक की तरह इसे लेके चलूंगा, जो हम अभी करेंगे एक जनरल टॉपिक की तरह लेके चलेंगे। हो गया? नोट हो गया? Yes. तो Yes, sir. आज की आखिरी हेडिंग है हमारी, और इसके साथ हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल वाली चीजें पूरी होंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, determination of specific charge of a particle by using a velocity selector। by using a velocity selector। ये मिटा दूं क्या? Yes. Yes, sir. देखो इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो एक शुरू में एक वेलोसिटी सेलेक्टर ले लिया, तो चैम्बर बना दिए। पहले इलाके में प्लेट्स को चार्ज ले लिया, यानी कि इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे इलाके में प्लेट्स अनचार्ज है, यानी कि इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कर दिया? 0। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दोनों पार्ट में लगा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है और मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है, और मुझे पता है नॉन वैल्यूज हैं E की एंड B की, दोनों वैल्यू मुझे पता है, और E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। E और B की वैल्यू भी मुझे पता है, और E और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां से एक बीम को एंट्री दी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को दी थी, हम तो इन जनरल फेंक रहे हैं। चार्ज Q मास M, ये पार्टिकल आपने फेंका,
और हम निकालना चाहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q बाई M। इसमें सेम टाइप ऑफ चार्जेस फेंके, सेम टाइप ऑफ चार्जेस विद डिफरेंट स्पीड्स। कोई तो इधर बेंड हो गया होगा, कोई इधर बेंड हो गया होगा, सीधा कौन सा निकला होगा? वो सीधे निकले होंगे जिनकी वेलोसिटी कितनी होगी? E बाई B। मैंने मान लिया कि Q पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव होगा। अब देखो, जैसे ही अगले पार्ट में जाओगे E तो जीरो हो गया, E जीरो होते ही उस पर एक फोर्स बचा। ये सीधा निकला था, ये सीधा इसलिए निकला था कि इस पे दो फोर्स लग रहे थे। ऊपर तो कौन सा लग रहा था? QVB, और नीचे लग रहा था QE, और ये दोनों बराबर थे। अब जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे इस पे एक ही फोर्स बचेगा, एक ही फोर्स बचेगा QVB। तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। ठीक है, इसका पाथ होगा सर्कुलर, और ये यूं जाके टकरा जाएगा पार्टिकल। इस सर्कल का रेडियस मेजर कर लिया जाता है, ट्रेस करके, पाथ को ट्रेस करके। आर आपने मेजर कर लिया। अब आपके पास तीन चीजें होगी, ई और बी आपने खुद लगा रखे थे, वो आपको पता है, और आर आपको पता है, और आपको निकालना क्या है? Q अपॉन M। तो अब देखो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv अपॉन QB। तो यहां से Q बाई M कितना आया? Q बाई M V अपॉन बी आर, और V मुझे पता है V कितना है? E बाई B। तो ये आपका आया Q बाई M इज इक्वल टू E बाई B, और साथ में नीचे है बी आर। यानी कि जो स्पेसिफिक चार्ज होगा Q बाई M जो होगा वो आपका निकल के आया E अपॉन बी स्क्वायर इंटू आर। एक बार बताओ, क्या ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। E और B आपको पता थे, R आपने मेजर कर लिया, और केवल इन तीन चीजों की टर्म्स में कुछ इस तरह का काम करके, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास निकाला था। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर ना मुड़ के इधर की तरफ आ जाएगा, उधर ना जाके इधर आ जाएगा। तो देखो, आज की क्लास में हमने कुल मिला के 2-3 तरह की चीजें सीख ली हैं। यहाँ पे कंप्लीट कर लो अगर ये नहीं हुआ है तो। Yes. आज की क्लास में जो हमने 2-3 तरह की चीजें सीखी हैं, सबसे पहले तो एक्सटर्नल एंट्री वाली बात। अगर एक्सटर्नल एंट्री होगी तो क्या कभी भी सर्कल कंप्लीट होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, उसके बाद अगर आधा सर्कल है या कुछ भी है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, वो हमने निकालना सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल एंट्री के बाद हेलिकल पाथ वाला काम कब होगा। एक्यूट एंगल है V और B के बीच, तो पाथ हेलिकल होगा। उसमें भी कांस्टेंट पिच, वेरिएबल पिच, ये हमने देख लिया। लास्ट में हम गए वेलोसिटी सेलेक्टर की तरफ, और फिर उससे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए पार्टिकल निकाला। तो ये हमारा कंप्लीट करता है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगली क्लास में हम लेके चलेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई, समझ आ गया आज का काम? Yes है, बस स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आप ये देख लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, आगे हम कल पढ़ते हैं।